चैप्टर 41-27 मई को सुबह 9 बजे देश का नज़ारा बिल्कुल अलग था। दूर दूर तक फैली ढलानें पहाड़ियों में बदल गईं, जो जल्द ही पहाड़ों के होने का संकेत दे रही थीं। उन्हें उस श्रृंखला को पार करना होगा जो नाइजर के बेसिन को सेनेगल के बेसिन से अलग करती है और जल विभाजक का मार्ग निर्धारित करती है, चाहे एक तरफ गिनी की खाड़ी हो या दूसरी तरफ केप वर्दे की खाड़ी। सेनेगल के मामले में अफ्रीका का ये हिस्सा खतरनाक माना जाता है। डॉक्टर फर्ग्यूसन अपने पूर्ववर्तियों के अनुभवों से यह जानते थे। उन्हें इन बर्बर नीग्रो जनजातियों के बीच हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और हजारों खतरों का सामना करना पड़ा था। ये घातक जलवायु ही थी जिसने मुंडो पाक के अधिकांश साथियों को निगल लिया था। इसलिए फर्ग्यूसन ने इस दुर्गम क्षेत्र में पैर न रखने का पहले से कहीं ज्यादा फैसला किया था। लेकिन उसे एक पल भी चैन नहीं मिला। विक्टोरिया बहुत ही स्पष्ट रूप से नीचे उतर रही थी, इतनी कि उसे कई बेकार सामान भी फेंकना पड़ा, खासकर जब पहाड़ की चोटी से गुजरना था। चीजें 120 मील से भी ज्यादा समय तक इसी तरह चलती रहीं। वे ऊपर चढ़ने और फिर नीचे गिरने से थक गए थे। गुब्बारा सिसिफस की एक और चट्टान की तरह लगातार जमीन की ओर डूबता रहा। आवरण की गोलाई, जो अब थोड़ी सी फूली हुई थी, पहले से ही ढह रही थी। इसने एक लंबा आकार ले लिया और हवा ने रेशमी सतह में बड़ी बड़ी खोखली जगहें बना दी। कैनेडी इसे देखे बिना न रह सके। क्या गुब्बारे में कोई दरार या फटन है? उसने पूछा। नहीं, लेकिन गर्मी के कारण गुट्टा पर्चा स्पष्ट रूप से नर्म हो गया है या पिघल गया है और हाइड्रोजन रेशम के माध्यम से बाहर निकल रहा है। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? यह असंभव है। चलो हम उसे हल्का कर दें। यही एकमात्र मदद है। तो चलो हम अपनी सारी ताकत झोंक दें। लेकिन ये क्या होगा? शिकारी ने कार की ओर देखते हुए कहा, जो पहले से ही बिल्कुल खाली थी। ठीक है, चलो शामियाना हटा दें, क्योंकि इसका वजन काफी है। जो इस आदेश में रुचि रखता था, उस घेरे पर चढ़ गया जो जाल की रस्सियों को एक साथ बांधे हुए था, और उस स्थान से उसने शामियाने के भारी पर्दों को आसानी से अलग कर दिया और उन्हें पानी में फेंक दिया। ये कुछ ऐसा है जो अश्वेतों की एक पूरी जमात के दिलों को खुश कर देगा, उन्होंने कहा। यह उन हजारों लोगों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वे कपड़े के मामले में बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। गुब्बारा थोड़ा ऊपर उठ गया था, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वह फिर से जमीन के पास आ रहा है। कैनेडी ने सुझाव दिया, आइए उतरें और देखें कि गुब्बारे के आवरण के साथ क्या किया जा सकता है। मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, डिक, कि हमारे पास इसकी मरम्मत का कोई साधन नहीं है। तो फिर हम क्या करें? हमें हर उस चीज का त्याग करना होगा जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं हर जोखिम उठाकर इन क्षेत्रों में नजरबंदी से बचना चाहता हूँ। जिन जंगलों की चोटियों को हम काट रहे हैं, वे किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। क्या उनमें शेर हैं या लकड़बग्घे? जो ने संप्रभु तिरस्कार की अभिव्यक्ति के साथ पूछा। इससे भी बदतर बात है, मेरे बेटे। पूरे अफ्रीका में ऐसे लोग हैं, और उनमें से कुछ सबसे क्रूर भी हैं। ये कैसे पता चला? हमसे पहले यहाँ आने वाले यात्रियों के बयानों के अनुसार। फिर फ्रांसीसी बसने वाले, जो सेनेगल की कॉलोनी पर कब्जा करते हैं, अनिवार्य रूप से आसपास की जनजातियों के साथ संबंध रखते हैं। कर्नल फेदरबे के प्रशासन के तहत देश में दूर तक टोही अभियान चलाए गए हैं। श्री पास्कल, विंसेंट और लैम्बर्ट जैसे अधिकारी अपने अभियानों से कीमती दस्तावेज वापस लाए हैं। उन्होंने सेनेगल की कोहनी से बने इन देशों की खोज की है, जहां युद्ध और लूटपाट ने खंडहरों के अलावा कुछ नहीं छोड़ा है। तो फिर क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ। 1854 में सेनेगल के फोर्टा के एक मारबाउट, जिसका नाम अल-हज्जी था, ने खुद को मोहम्मद की तरह प्रेरित घोषित करते हुए सभी जनजातियों को काफिरों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया, यानी यूरोपीय लोगों के खिलाफ। उसने सेनेगल नदी और उसकी सहायक नदी फातिमे के बीच के क्षेत्रों में तबाही और उजाड़ मचा दिया। उसके नेतृत्व में कट्टरपंथियों के 3 गिरोहों ने देश को तहस नहस कर दिया, लूटपाट और नरसंहार में एक भी गांव या झोपड़ी को नहीं छोड़ा। वह सेगो शहर में व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ा, जो लंबे समय से खतरे में था।
1857 में उसने उत्तर की ओर और आगे काम किया और नदी के किनारे फ्रांसीसी द्वारा बनाए गए मदीना के किले को घेर लिया। इस गढ़ की रक्षा पॉल होल ने की, जो कई महीनों तक बिना किसी प्रावधान या गोला बारूद के डटे रहे, जब तक कि कर्नल फेदरबे उनकी मदद के लिए नहीं आए। अल हाजी और उसके गिरोह ने फिर सेनेगल को पार किया और कार्टा में फिर से प्रकट हुए और अपना लूटपाट और हत्या जारी रखी। ठीक है, यहाँ हमारे नीचे वही देश है जहाँ उसने अपने डाकुओं के गिरोह के साथ शरण ली है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसके हाथों में पड़ना अच्छी बात नहीं होगी। हम ऐसा नहीं करेंगे, जो ने कहा, भले ही हमें विक्टोरिया को बचाने के लिए अपने कपड़े समुद्र में फेंकने पड़े। हम नदी से ज्यादा दूर नहीं हैं, डॉक्टर ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा गुब्बारा हमें नदी के पार नहीं ले जा सकेगा। स्कॉट ने कहा, हमें किसी भी हालत में इसके किनारों तक पहुंचना चाहिए और इससे हमें बहुत कुछ हासिल होगा। हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, फर्ग्यूसन ने जवाब दिया, केवल यही एक चीज मुझे चिंतित करती है। वह क्या है? हमें पहाड़ों को पार करना होगा और ऐसा करना कठिन होगा, क्योंकि मैं गुब्बारे की आरोही शक्ति को बढ़ा नहीं सकता, भले ही मैं सबसे अधिक गर्मी पैदा कर सकूं। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, कैनेडी ने कहा, और हम देखेंगे। बेचारी विक्टोरिया, जो ने आह भरी, मुझे उससे उतना ही लगाव था जितना नाविक को अपने जहाज से होता है, और मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है कि वह पहले जैसी न रही हो, माना, लेकिन हमें उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए। उसने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है और उसे छोड़ना मेरे दिल को तोड़ देगा। तुम आराम से रहो, जो, अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो ये हमारे खिलाफ होगा। वह पूरी तरह से थक जाने तक हमारी सेवा करेगी और मैं उससे सिर्फ 24 घंटे और मांगता हूँ। वह थक गई है। वह और भी पतली होती जा रही है, जो ने दुखी होकर उसे देखते हुए कहा। बेचारा गुब्बारा, जब तक मैं धोखा नहीं खा जाता, कैनेडी ने कहा, क्षितिज पर वे पहाड़ हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, डॉक्टर। हाँ, वे सचमुच वहाँ हैं। डॉक्टर ने दूरबीन से उन्हें देखने के बाद कहा, और वे बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं। हमें उन्हें पार करने में थोड़ी परेशानी होगी। क्या हम उनसे बच नहीं सकते? मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा, डिक। देखो वे कितनी बड़ी जगह घेरते हैं, क्षितिज का लगभग आधा हिस्सा। जो ने कहा, ऐसा लगता है कि वे हमें बंद कर रहे हैं। वे हमारे दाएं और बाएं दोनों तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर हमें उनके ऊपर से गुजरना होगा। ये बाधाएं, जो इस तरह के आसन्न खतरे की धमकी देती थीं, अत्यधिक तेजी से आ रही थीं, या अधिक सटीक रूप से कहें तो हवा, जो बहुत तेज थी, गुब्बारे को तीखे शिखरों की ओर तेजी से ले जा रही थी। इसलिए इसे ऊपर उठना ही होगा, या फिर यह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, चलो हम अपना पानी का टैंक खाली कर दें और केवल एक दिन के लिए ही पानी बचाकर रखें। ये वहां जाता है, जो चिल्लाया। कैनेडी ने पूछा, क्या गुब्बारा ऊपर उठता है? थोड़ा सा, लगभग 50 फीट, डॉक्टर ने जवाब दिया और अपनी आंखें बैरोमीटर पर टिकाए रखा। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। सच तो यह है कि यात्रियों के सामने ऊंची चोटियां इतनी तेजी से ऊपर उठ रही थीं कि ऐसा लग रहा था कि वे उन पर टूट पड़ेंगी। गुब्बारा उनसे ऊपर उठने से कोसों दूर था। उसे 500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई की जरूरत थी। सिलेंडर के लिए पानी का स्टॉक भी नष्ट कर दिया गया और केवल कुछ पिंच ही बचा रह गया, लेकिन फिर भी यह सब पर्याप्त नहीं था। हमें उनसे आगे निकलना ही होगा, डॉक्टर ने आग्रह किया। कैनेडी ने कहा, आइए हम टैंकों को बाहर फेंक दें, हमने उन्हें खाली कर दिया है। उनका खात्मा, वे वहां जा रहे हैं, जो ने हाँफते हुए कहा, लेकिन खुद को इस तरह से धीरे धीरे गिरते हुए देखना मुश्किल है। अब जो, अपनी तरफ से खुद को बलिदान करने की कोशिश मत करो जैसा तुमने उस दिन किया था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे कसम खाओ कि तुम हमें नहीं छोड़ोगे। कोई डर मत, मेरे स्वामी, हम अलग नहीं होंगे। विक्टोरिया करीब 120 फीट ऊपर चढ़ गया था, लेकिन पहाड़ की चोटी अभी भी उससे ऊंची थी। ये लगभग एक सीधी रेखा में अचानक उठती हुई एक नियमित दीवार में समाप्त होने वाली एक लगभग लंबवत रिज थी। यह अभी भी एरोनॉट से 200 फीट से अधिक ऊपर उठी हुई थी।
10 मिनट में, डॉक्टर ने खुद से कहा, अगर हम उनसे आगे निकलने में सफल नहीं हुए तो हमारी कार उन चट्टानों से टकरा जाएगी। ठीक है, डॉक्टर, जो ने पूछा। हमारे पेमिकिन के अलावा कुछ भी मत रखना और सारा भारी मांस बाहर फेंक देना। इसके बाद गुब्बारे का वजन फिर से 50 पाउंड कम हो गया और वह बहुत ही स्पष्ट रूप से ऊपर उठ गया, लेकिन जब तक वह पहाड़ की चोटियों की रेखा से ऊपर नहीं पहुंच गया, तब तक इसका कोई खास महत्व नहीं था। स्थिति भयावह थी। विक्टोरिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ये झटका भयानक होगा। डॉक्टर ने कार में चारों ओर नजर घुमाई। कार लगभग खाली थी। यदि आवश्यकता पड़ी, डिक, तो अपने हथियार डालने के लिए तैयार रहो। मेरे आग्नेयास्त्रों का बलिदान कर दूं। खिलाड़ी ने तीव्र भावना के साथ दोहराया। मेरे दोस्त, मैं ये पूछता हूँ, ये बिल्कुल आवश्यक होगा। सैमुअल, डॉक्टर, आपकी बंदूकें और बारूद और गोलियों का भंडार हमारी जान ले सकता है। हम इसके करीब हैं। जो चिल्लाया। 60 फीट। पहाड़ अभी भी गुब्बारे से 60 फीट ऊपर था। जो ने कंबल और अन्य आवरण उठाकर बाहर फेंक दिए। फिर कैनेडी से एक शब्द भी कहे बिना उसने गोलियों और शीशे से भरे कई बैग फेंक दिए। गुब्बारा और भी ऊपर चला गया। वो खतरनाक पहाड़ी को पार कर गया और सूर्य की किरणें उसके सबसे ऊपरी सिरे पर चमक रही थीं, लेकिन कार अभी भी चट्टानों के कुछ टूटे हुए ढेरों के स्तर से नीचे थी, जिनसे टकराकर वह अवश्य ही टकरा जाएगी। कैनेडी, कैनेडी, अपने हथियार फेंक दो, नहीं तो हम हार जाएंगे। डॉक्टर चिल्लाया। रुको, सर, एक क्षण रुको। उन्होंने जो को चिल्लाते हुए सुना और चारों ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि जो गुब्बारे के किनारे से गायब हो गया। जो, कैनेडी चिल्लाया। अभागे आदमी। डॉक्टर के चेहरे पर पीड़ा भरी अभिव्यक्ति थी। पहाड़ की सपाट चोटी की चौड़ाई इस बिंदु पर लगभग 20 फीट रही होगी और दूसरी तरफ ढलान कम ढलान वाली थी। कार ने बस इस समतल सतह को छुआ, जो काफी समतल थी, और ये तीखे कंकड़ों से बनी मिट्टी पर फिसलती हुई गुजरी, जो उसके गुजरने पर घिसकती हुई निकल रही थी। हम इससे आगे निकल गए हैं। हम इससे आगे निकल गए हैं। हम स्पष्ट हैं। एक उल्लासित आवाज चिल्लाई, जिससे फर्ग्यूसन का दिल उछलकर उसके गले तक आ गया। वह साहसी व्यक्ति वहां था, गाड़ी के निचले रिम को पकड़कर और पहाड़ की चोटी पर पैदल दौड़ता हुआ, इस तरह अपने पूरे वजन से गुब्बारे को हल्का कर रहा था। उसे अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़ना था, क्योंकि यह किसी भी क्षण उसकी पकड़ से छूट सकता था। जब वह विपरीत ढलान पर पहुंचा और खाई उसके सामने थी, तो जो ने जोरदार प्रयास से खुद को जमीन से ऊपर उठाया और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़कर अपने दोस्तों से जा मिला। बस इतना ही था। उसने शांत भाव से कहा, मेरे बहादुर जो, मेरे दोस्त। डॉक्टर ने गहरी भावना के साथ कहा, ओह, मैंने जो किया, दूसरे ने हंसते हुए कहा, वह तुम्हारे लिए नहीं था, ये श्री कैनेडी की राइफल को बचाने के लिए था। अरब के साथ संबंध के लिए मैं उनका ऋणी था। मुझे अपना कर्ज चुकाना अच्छा लगता है और अब हम बराबर हो गए हैं। उसने खिलाड़ी को अपना पसंदीदा हथियार देते हुए कहा, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम इसे छीन लो। कैनेडी ने उस बहादुर व्यक्ति से हार्दिकता से हाथ मिलाया, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सके। विक्टोरिया के पास अब नीचे उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये काफी आसान था, इसलिए वह जल्द ही जमीन से केवल 200 फीट की ऊंचाई पर थी और फिर संतुलन में थी। सतह बहुत टूटी हुई लग रही थी, जैसे कि प्रकृति के किसी झटके से। इसने कई असमानताएं पेश की, जिन्हें रात के दौरान एक गुब्बारे के साथ टालना बहुत मुश्किल होता, जिसे अब नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। शाम तेजी से हो रही थी और अपनी नापसंदगी के बावजूद डॉक्टर को सुबह तक रुकने का मन बनाना पड़ा। उन्होंने कहा, अब हम रुकने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश करेंगे। कैनेडी ने उत्तर दिया, तो फिर अंततः आपने अपना मन बना लिया है। हाँ, मैं बहुत दिनों से एक योजना पर विचार कर रहा हूँ जिसे हम क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। अभी शाम के केवल 6 बजे हैं और हमारे पास पर्याप्त समय होगा। अपने लंगर बाहर फेंक दो। जो ने तुरंत आज्ञा मान ली और दोनों लंगर गुब्बारे के नीचे लटक गए। मुझे हमारे आगे बड़े बड़े जंगल दिखाई दे रहे हैं
डॉक्टर ने कहा, हम उनकी चोटियों पर चढ़ेंगे और किसी पेड़ पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ मुझे नीचे जमीन पर रात बिताने के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करेगी। लेकिन क्या हम नीचे नहीं उतर सकते? कैनेडी ने पूछा। किस उद्देश्य से? मैं फिर कहता हूँ कि हमारे लिए अलग होना खतरनाक होगा, और इसके अलावा मैं एक मुश्किल काम के लिए आपकी मदद चाहता हूँ। विक्टोरिया, जो विशाल जंगलों की चोटियों पर सरक रही थी, जल्द ही अचानक रुक गई। उसके लंगर फंस गए थे, और शाम होने के साथ हवा चल रही थी। वो गूल के जंगल की चोटियों से बनी हरियाली के विशाल मैदान के ऊपर स्थिर रूप से लटकी हुई थी।